सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर का एग्ज़ाम 1 जून से शुरू हुआ था और मेरे भाई 9 जून तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम 10 जून को होगा, किसी का एग्ज़ाम 12 जून को होगा। तो मेरे भाई जिनका भी एग्ज़ाम 10 जून और 12 जून को है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो मैं अगेन मेरे भाई रिपीट कर देता हूं, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप लास्ट तक नहीं देख सकते तो मेरे भाई आप अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको देखना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी लगनी है, घरवालों का नाम रोशन करना है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताएंगे मेरे भाई कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 21 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। तो अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मान लो आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो सर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कम से कम 30 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। अगर मान लो किसी को राष्ट्रपति बनना हो तो किसी को अगर राष्ट्रपति बनना हो तो उसकी उम्र कम से भी कम 35 साल होनी चाहिए। अगर मान लो किसी को उपराष्ट्रपति बनना हो तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम 35 साल का होना चाहिए। एक बच्चा बोला कि सर मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, तो बताओ मेरे भाई उम्र कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल तो होनी ही चाहिए। क्लियर मेरे भाई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ठीक है मेरे भाई, तो दूसरे नंबर का सवाल है, बताइए पहला संशोधन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे कि सर पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, किसके बारे में बात करूंगा? संविधान संशोधन के बारे में बात करूंगा। तो ये हमने कहां से लिया है? तो आप बोलेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ संविधान संशोधन हमने कहां से लिया, तो आप बोलेंगे संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। सर संविधान संशोधन अनुच्छेद नंबर 368 में है। किसमें भाई? अनुच्छेद नंबर 368 में। और संविधान संशोधन भाग नंबर किसमें है? सर संविधान के भाग नंबर 20 में है। तो अनुच्छेद 368 है, भाग नंबर 20 है। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर एक ऑप्शन है 1950। कोई बता सकता है 1950 में क्या हुआ था? आप बताएंगे योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी मेरे भाई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो बताएंगे इस सवाल का आंसर? फटाफट बताइए। मैंने आपसे पूछा चुनाव आयोग, तो आप बोलेंगे सर चुनाव आयोग की स्थापना भी 1950 में हुई थी। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। आइए तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, दिल्ली में। तो सर पहले अधिवेशन की बात हो रही है। पहला अधिवेशन तो बॉम्बे में हुआ था। अगर मैं बात करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कब था? सर 1885 में हुआ था। 1885 में हुआ था। चलो ठीक है, मान लिया। तो इसके अध्यक्ष भी तो कोई रहे होंगे, तो अध्यक्ष कौन थे? आप बताएंगे मेरे भाई। जो 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मेरे भाई व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है उसका? व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम है। तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकती है। अगला सवाल है चौथे नंबर का, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? कोई बता सकता है मेरे भाई? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? माउंटबेटन था, कैनिंग था,
कर्जन था, डलहौजी था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय कौन था मेरे भाई? तो वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 1857 की क्रांति के टाइम पर वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे 1857 क्रांति पे गवर्नर जनरल कौन था? आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ही था। मैं आपसे बोलूं कि बताओ जब भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी उस टाइम पर कौन था? तो प्रथम रेलगाड़ी किसके टाइम पर चली थी? आप बताएंगे डलहौजी के टाइम पर चली थी। वहीं मैं आपसे पूछूं कि बताओ ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बंगाल विभाजन के टाइम पर कौन थे? तो आप बोलेंगे बंगाल विभाजन, इसके टाइम पर तो लॉर्ड कर्जन थे। मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, बताइए भारत के विभाजन के टाइम पर कौन थे? भारत के विभाजन के टाइम पर कौन थे? तो आप बताएंगे भारत के विभाजन के टाइम पर माउंटबेटन थे। कौन थे मेरे भाई? माउंटबेटन। तो यहां पर तुम्हारे चार नाम है। एक तो माउंटबेटन, तो माउंटबेटन कब था? भारत विभाजन के टाइम पर। लॉर्ड कैनिंग कब था? 1857 की क्रांति के टाइम पर। लॉर्ड कर्जन कब था? बंगाल विभाजन के टाइम पर। और डलहौजी कब था? जब भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, अकबरनामा किसने लिखा था? कोई बताएगा मेरे भाई? अकबरनामा के लेखक बीरबल है, अबुल फजल है, फैजी है, या फिर आपका बदायूनी है? तो अकबरनामा के लेखक कौन है? आप बताएंगे अबुल फजल। कौन है मेरे भाई? आपके अबुल फजल। देखो भाई, मैं बात करता हूं किसके बारे में? आईने अकबरी के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ आईने अकबरी का लेखक भी कौन है, तो आईने अकबरी का लेखक भी अबुल फजल है। देखो भाई, आपने नाम सुना होगा किसका? अकबर का। किसका नाम सुना? अकबर का। तो अकबर के दरबार में जो तानसेन था उसका संबंध किससे था? सर तानसेन तो हमारा संगीत से संबंध रखता था। अकबर के दरबार में मेरे भाई ठीक है, एक आदमी था टोडरमल। ठीक है, क्या था मेरे भाई? आपका टोडरमल। तो टोडरमल का संबंध किससे था? आप बताएंगे राजस्सु से था। किससे मेरे भाई? राजस्सु थे। और ये अबुल फजल का संबंध किससे था? सर ये तो इतिहासकार था। ये तो क्या था मेरे भाई? आपका इतिहासकार। ठीक है, तो तानसेन किससे संबंध रखता था? संगीत से। टोडरमल किससे? राजस्सु से। और इतिहासकार कौन था? आपका अबुल फजल। आइए छठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह आपसे पूछा गया, तो बताइए मेरे भाई। तो आप बात करेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला बंदरगाह वो तो लोथल था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लोथल कहाँ पर है, आप बताएंगे कि सर लोथल तो हमारे गुजरात में है। कहाँ पर मेरे भाई? गुजरात में। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ लोथल की खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज की थी आपके किसने? एस.आर. राव ने की थी। किसने? एस.आर. राव ने। कोई पूछे कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा तो राजस्थान में है। कोई पूछे रोपड़ कहाँ पर है, रोपड़ मेरे भाई हमारे पंजाब में है। तो ये सारी बातें भी पूछी जा सकती है। आइए मेरे भाई सातवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं मेरे भाई? 4 आपके दिसंबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस, 15 जनवरी को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं, या फिर आपका 1 फरवरी को मनाते हैं। आपसे बोला कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो मेरे भाई आपसे वायुसेना का आदर्श वाक्य भी पूछा जा सकता है। तो भाई ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ वायुसेना दिवस ये मनाते हैं कब? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ये बात आपकी क्लियर हुई? ठीक है सर। इसके अलावा मेरे भाई आपसे पूछा जाए भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? क्या है मेरे भाई आपका आदर्श वाक्य? तो आप बोलेंगे नभ स्पर, ठीक है, नभ स्पर्शम दीपम। ठीक है मेरे भाई, इसको ऐसे लिखते हैं नभ है, ठीक है, नभ, उसके बाद में स्पर्शम, और उसके बाद में आपका आएगा दीप्तम। क्या आएगा मेरे भाई? आपका दीप्तम। ठीक है, नभ है, स्पर्शम, दीप्तम। तो ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर हिंदी दिवस के बारे में बात हो रही है। हिंदी दिवस तो मेरे भाई हमारा 14 सितंबर, 10 जनवरी, 2 अक्टूबर, या फिर आपका 5 सितंबर। तो भाई हिंदी दिवस के बारे में बात हो रही है। अब हिंदी दिवस आप सबको पता होना चाहिए, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 सितंबर। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग कब मनाते हो? 8 मार्च को मनाते हो, 14 फरवरी को मनाते हैं, 10 मार्च को मनाते हैं, या फिर आपका 24 जनवरी को मनाते हैं? तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। ठीक है, क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है। इस दिन आपका पुलवामा हमला भी हुआ था। ठीक है मेरे भाई, कौन सा? पुलवामा पे जो अटैक हुआ था वो इसी दिन हुआ था। 24 जनवरी को तो बालिका दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं मेरे भाई? आपका बालिका दिवस मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर दीजिए। और कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो कि आपका एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये जो सवाल है इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ध्यान से देखो भाई कैसे होगा। देखो यहाँ पर 1 है, 1 होता है 1 का स्क्वायर। 4 क्या होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 1 2 3 4 आगे आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला कि 11 का संबंध 121 से है, तो 13 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। 11 का संबंध 121 से है, तो 13 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो उसी तरीके से 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा। ऑप्शन नंबर बी है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला है कि इनमें से विषम को चुनना है। तुम्हारे सामने है मेरे भाई आपका 3, 5, 11, 14 और 17। इनमें से आपको बताना है कि विषम कौन सा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मेरे भाई देखो 3 है, 5 है, 11 है, 14 है और 17 है। भाई 3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 भी तो अभाज्य है भाई। 5 में 5 के अलावा किसी का भाग जाता ही नहीं है। सर 11 में भी 11 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 17 में भी 17 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। लेकिन सर ये जो 14 है ना, 14, इस 14 में तो 14 का भी भाग जाता है। इस 14 में तो 2 का भी भाग जाता है, 2 7 का 14। और इस 14 में तो 7 का भी भाग जाता है, 7 दूनी 14। तो मेरे भाई इनमें तो सबका भाग जा रहा है। इसका मतलब सर ये नालायक है, बी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि जो रीना है सीमा की बहन है और सीमा जो है अमित की मम्मी है। रीना का अमित से क्या संबंध है? मेरे भाई आपसे क्या बोला कि जो रीना है ना, रीना वो मेरे भाई बहन लगती है किसकी? सर ये बहन लगती है किसकी? सीमा की बहन लगती है। और जो सीमा है वो अमित की मम्मी लगती है। अब जो सीमा है वो मम्मी लगती है मेरे भाई किसकी? आपके अमित की। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। तुमसे सवाल में यही बोला कि रीना जो है सीमा की बहन है, तो सीमा की बहन कौन हो गई? रीना हो गई। फिर तुमसे क्या बोला? सीमा अमित की मम्मी है, तो अमित की मम्मी सीमा हो गई। तो मेरे भाई ध्यान से देखो क्या है। मान लो कि ये मैं हूँ, अमित की जगह कौन है? मैं हूँ। तो ये अगर मैं हूँ तो ये मेरी मम्मी है। अब मेरी मम्मी की बहन, सर मेरी मम्मी की बहन वो तो मेरी मौसी लगेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो एक आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। आइए मेरे भाई इस सवाल को देखिए। यदि पेन PEN को इस तरीके से लिखा जाता है तो BOOK को कैसे लिखा जाएगा? अब सीधी सी बात है मेरे भाई, जो दूध पीने वाला बच्चा है ना वो भी कर देगा। देखो P के बाद में Q आता है, आता है। E के बाद में F आता है, आता है। N के बाद में O आता है, आता है सर। तो B के बाद में C आएगा, O के बाद में P आएगा, O के बाद में P आएगा, K के बाद में L आएगा। तो CPPL। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। इसमें भी आपको यही बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये सवाल ये भी बड़ा सिंपल है, ज़्यादा मेहनत तो हमको करनी नहीं है भाई। ठीक है, ज़्यादा मेहनत तो हमको इस सवाल में करनी है नहीं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिंपल है भाई। देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54
और 54 तिया, भाई 54 को 3 से गुणा, भाई 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 ती 54। अगर मैं 54 को 3 से गुणा करूंगा तो आप बोलेंगे सर 162 आएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना आएगा 162। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री होता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। आनंद मठ पुस्तक को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, प्रेमचंद ने, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो सर आनंद मठ, देखो मेरे भाई, आनंद मठ से हमने क्या लिया है? हमारा राष्ट्रीय गीत। कोई आपसे बोले कि हमने हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया है, तो आप बोलेंगे आनंद मठ से। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मैं आपसे बोलूँ राष्ट्रगान के लेखक कौन है, मैं आपसे बोलूँ बताओ राष्ट्रगान के लेखक कौन है? सर वो तो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ की एक पुस्तक भी है मेरे भाई गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, यह भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगले क्वेश्चन को देखो, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप बताएंगे मेरे भाई भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो ऊंचा बांध कौन सा है? आप बोलेंगे सर वो तो टिहरी है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। किस पर मेरे भाई? आपके भागीरथी नदी पर। सर सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड है, जो कि महानदी पर है। कौन सी नदी पर? महानदी पर। बांखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है। किस पर मेरे भाई? आपके सतलुज नदी पर। और सरदार सरोवर बांध, ठीक है, सरदार सरोवर ये आपके नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी, जो कि भागीरथी नदी पे है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, जो कि महानदी पर है। बांखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप बोलेंगे सरदार भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? हमारे सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने एक पुस्तक और लिखी थी मेरे भाई कि मैं हिंदू क्यों, सॉरी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वाई आई एम एन एथिस्ट, ठीक है, ATHEIST। ठीक है मेरे भाई, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो आप बोलेंगे सर मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका हिंदी में मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे इंग्लिश में मतलब क्या है? वाई आई एम एथिस्ट। ठीक है मेरे भाई, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं बोलूँ कि इनको फांसी कब हुई थी? तो मेरे भाई इनको जो फांसी है वो कब हुई थी? आप बोलेंगे 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने तो जय हिंद का नारा दिया था। किसका मेरे भाई? जय हिंद। और इन्होंने एक नारा और दिया था मेरे भाई कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बात भी किसने बोली थी? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन को चेक करो, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मेरे भाई आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। अब भारतीय सेना दिवस का आदर्श वाक्य क्या है? ये भी तो एग्जाम में आ सकता है। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। क्या है मेरे भाई? स्वयं से पहले सेवा। ये किसका आदर्श वाक्य है? सर ये हमारे भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। ठीक है, सेवा परमो धर्म है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? बच्चे को पता है, दूध पीने वाला जो बच्चा होता है उसको भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन चेक करो, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मैं पूछूं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीज है। कौन सी मेरे भाई? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सर सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। कहाँ पर मेरे भाई? जांग में। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है? आप बोलेंगे इस्पात में होती है। किसमें मेरे भाई? इस्पात में।
अगला क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है मेरे भाई। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु कौन सी है मेरे भाई आपके ओस्मियम। कौन सी आपकी ओस्मियम। लेकिन सबसे हल्की कौन सी है, वो है लिथियम। ठीक है, ऑप्शनों के हिसाब से सबसे हल्की कौन सी होगी आपकी लिथियम होगी। अगले क्वेश्चन को चेक करो, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम या फिर आपका केंद्रक। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक भाई देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है सर, कार्य का मात्रक जूल है। वाट किसका मात्रक है मेरे भाई आपके, शक्ति का मात्रक वाट है। पास्कल किसका मात्रक, दाब का मात्रक पास्कल है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला। तो हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे। तो हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है मेरे भाई, वर्गीज कुरियन कौन है, श्वेत क्रांति का जनक। ठीक है मेरे भाई, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, वर्गीज कुरियन से। अगर मैं आपसे बात करूँ 2024-25 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया था, 5 लोगों को। ठीक है, 2024-25 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको कौन बुलाएगा। क्या उसको प्रधानमंत्री बुलाएंगे, लोकसभा के अध्यक्ष बुलाएंगे या फिर आपके राष्ट्रपति बुलाएंगे या उपराष्ट्रपति बुलाएंगे। तो बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो संयुक्त बैठक है ना, संयुक्त बैठक ये अनुच्छेद नंबर 108 में, किसमें मेरे भाई 108 में। 110 में क्या है, 110 में तो धन विधेयक है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 110 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक है और अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है सर, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, सबको पता है मेरे भाई कि राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति ना हो तो भाई राष्ट्रपति मान लो गए, राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र किसे सौंपा, आप बोलेंगे कि सर राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। लेकिन मान लो कि किस्मत ऐसी होगी उस टाइम पर उपराष्ट्रपति हो ही ना, तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तब मेरे भाई हमारे मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देगा। किसको मेरे भाई, मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को दे देगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगला सवाल है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे क्या बोला मेरे भाई, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। क्या वो आपका राज्यपाल है, क्या विधानसभा का अध्यक्ष है, क्या मुख्यमंत्री है या फिर आपका मुख्य सचिव है। तो फटाफट बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अगला सवाल है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई, राज्यपाल। तो ये थे आज के आपके टोटल इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन जीके के करवाए, कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करवाए, कुछ क्वेश्चन आपको साइंस के करवाए। उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।